नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कन्यादान। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8। पाठ का नाम कन्यादान। कवि का नाम ऋतुराज और कवि का जीवन परिचय से हम शुरू करते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। तो ऋतुराज का जन्म कब हुआ? तो 1940 में हुआ। कहाँ पर हुआ? भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने क्या है, अंग्रेजी में एमए की डिग्री या उपाधि प्राप्त की। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। आगे बता रहे हैं कि 40 वर्षों तक क्या है, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उससे रिटायर्ड होने, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायर्ड होने पर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और इन्होंने क्या है, 8 कविता संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। अब देखते हैं इनकी रचना परिचय। एक मरण धर्मा और अन्न, दूसरी है पुल पर पानी, तीसरा है सूरत निरत, चौथी है लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं ये कैसी हैं? प्रमुख हैं। अब आगे हैं, उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार मिल चुके। तो इन्हें कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है ये बताया है। तो इन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। इन्होंने क्या, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के जो लोग होते हैं उनकी चिंताओं को ऋतुराज ने क्या है, अपने लेखन का विषय बनाया है, अर्थात उसके ऊपर कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। और इनकी कविताओं में हम देखेंगे जो दैनिक जीवन होती, दिनचर्या जो हमारी चलती है, उसके अनुभव का यथार्थ है। और वे क्या करते हैं, अपने आसपास में जो रोज में घटने वाली घटनाएं होती है, सामाजिक शोषण होते हैं, विडंबना होती है, उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि इनकी जो भाषा है वह परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर पाठ के सारांश को। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। मतलब यहाँ पर एक माँ है और बेटी है, तो माँ क्या कर रही है, अपनी बेटी रही है कि जो परंपरागत रूढ़ियाँ हैं जो कि आदर्श के रूप में चलती हैं, तो उनसे हटकर उनको क्या कर रही है, शिक्षा दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्बे में बंधन होते हैं। और यहाँ पर जो माँ है वह बेटी को बता रही है कि कई लोग क्या करते हैं, समाज व्यवस्था के द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण बना रखे हैं कि स्त्रियों को घूंघट में ही रहना चाहिए, स्त्रियों को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रतिमान क्या कर लिए, गढ़ लिए जाते हैं। वे आदर्श के मुलम्बे में बंधन होते हैं और ये क्या है, आदर्श के नाम पर क्या है, स्त्रियों के लिए बंधन हो जाते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। मतलब बता रहे हैं कि कोमलता होती है, उसके गौरव में क्या है, कमजोरी करके उसका उपहास किया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है और वो हंसी इसमें क्या होती, छिपी रहती है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। और इसकी माँ ने कहा था कि तुम लड़की मत बनना, मतलब सयानी मत बनना। यहाँ पर आदर्शीकरण का प्रतिकार किया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। जो बेटी है वह हमेशा क्या है, ससुराल में होगी तो भी माँ बाप की चिंता करेगी और मायके में होगी तो भी माँ बाप की चिंता करती है और अंतिम समय तक वह क्या करती है, माँ बाप की चिंता करती है। इसलिए माँ बाप के लिए बेटी क्या होती है, अंतिम पूंजी हुआ करती है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के
संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। मतलब यहाँ पर कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि क्या है, माँ ने जो संचय किए थी अनुभवों की पीड़ा का, उसको प्रामाणिक रूप में व्यक्त किया गया है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। मतलब बता रहे हैं कि एक छोटी सी कविता है ये, फिर भी कन्यादान, इसमें जो ऋतुराज जी हैं उनकी स्त्री जीवन के प्रति जो गहरी संवेदना है वह यहाँ पर व्यक्त हुई है। अब हम देखते हैं कन्यादान कविता की पंक्तियों को, फिर उसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को समझेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर हम सबसे पहले इन पंक्तियों के संदर्भ और प्रसंग को समझते हैं। तो प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से अवतरित है, अर्थात ली गई है। इस कविता का शीर्षक है कन्यादान। इस कविता के रचयिता ऋतुराज जी हैं, या इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। अब प्रसंग, प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अब चलेंगे हम व्याख्या की ओर। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्बे में बंधन होते हैं। मतलब उसके अनुसार लोग क्या करते हैं, उसको चलाते रहते हैं। भावार्थ या व्याख्या, इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा, कन्या अर्थात बालिका, अर्थात दान में देना। तो अपनी बेटी को क्या करते हैं, दान में देते हैं। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है, इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि माँ बाप क्या करते हैं, फूलों जैसे अपनी बच्ची को पालते हैं। पालने के बाद जब वो सयानी हो जाती, बड़ी हो जाती, तो उसकी शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद जो बेटी उनका अंश हुआ करती थी, उनके घर की पहचान हुआ करती है, वही घर बेटी क्या होती है, दूसरे घर की हो जाती है। और वो अपने ही घर में, अब माँ बाप के घर में क्या है, मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। मतलब जो पीड़ा होती है उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, वो माँ बाप ही जानते हैं जो अपनी बेटी को विदा करते हैं। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्भ से लेकर जन्म और जन्म के बाद पालन पोषण तक जितना भी सहती है, माँ ही सहती है। इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही हो। और माँ को लगता है जब वो कन्यादान करती कि अब वो क्या है, उसने क्या किया था, बड़े मुश्किल से एक एक रुपया इकट्ठा करके, जैसे हम गुल्लक को क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे से भर लेते हैं, ऐसे ही माँ क्या करती है, एक एक क्षण अपनी बेटी को जब पालती है तो वो एक पूंजी ही जमा करती है। लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। और आपने देखा होगा कि जब बच्चियों की शादी करते हैं तो वो इतनी सयानी नहीं होती, उनमें बड़कपन नहीं होता है कि वो दुनियादारी को समझ पाएँ। वह इतनी भोली थी कि खुशियाँ मनाने तो उसे आता था। मतलब वो इतनी भोली थी कि खुशियाँ कैसे मनाती, क्योंकि माँ बाप के
आंगन में बच्चियां हमेशा क्या है, खुश रहती हैं, तो उनको खुशियां मनाना तो आता पर दुख को समझना नहीं आता। दुख का सामना कैसे किया जाए ये भी नहीं आता। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और नहीं जहाँ रहना शुरू कर देता, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा होगा पहले के समय में गुरुकुल की व्यवस्था की गई थी, ताकि बालक बालिका माँ बाप से दूर रहें और रहने के बाद उनके महत्व को समझ सकें। क्योंकि जब तक हम माँ बाप के पास रहते हैं तो हमारी हर जिद पूरी होती है। माँ बिन कहे ही हमारी हर इच्छा को पूरा कर देती है। जाते जाते माँ अपनी बेटी को कई नसीहतें दे रही है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर विवाह हो रहा है, तो विवाह होने पर उसकी माँ क्या करती है, अपनी बेटी के लिए बहुत सारी शिक्षाएं देती, क्योंकि उसकी माँ को मालूम है कि अभी मेरी बेटी में क्या है, बड़कपन नहीं है, उसको बाहर की दुनिया को देखना और सहना नहीं आता है। इसलिए माँ सबसे पहले तो कहती कि तुम कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। अब यहाँ पर ये दहेज प्रथा की वजह से कई लोग क्या करते हैं, लड़कियों को क्या करते हैं, जला देते हैं। तो यहाँ पर माँ ये संदेश देना चाह रही है कि यदि तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम दुखी मत होना, और वो यदि तुम्हें जलाने की कोशिश करे तो तुम जलना नहीं, वहाँ पर तुम समझदारी दिखाना। क्योंकि चूल्हे में सिर्फ क्या किया जाता है, रोटियां पकाई जाती हैं, खाना पकाया जाता है, स्वयं लड़कियों को नहीं जलना होता है। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, और माँ कहती है कि यदि सुंदर सुंदर कपड़े पहन रही हो और बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहन रही हो तो ये सभी बंधन के कारण है, स्वतंत्रता के कारण नहीं है। इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और कभी भी क्या है, इन आभूषणों के और नए वस्त्रों के चक्कर में ज़्यादा अपने आप को नहीं झोंकना चाहिए। उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, और माँ ने कहा अब तुम बहू बन रही हो, अब तुम बेटी नहीं हो वहाँ पर, तो अब तुम बेटी की तरह नहीं बहू की तरह बनकर रहना। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि माँ उसे अब एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है, और चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे। दूसरा मतलब हो सकता है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई है तो लोग क्या है, उसे बुरी नज़र से देखना बंद कर दें। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि दूसरे लोगों की बुरी नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़े। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में कई माताएं अपनी लड़कियों को ये नसीहत देती हैं कि वे अपने यौवन को जितना हो सके दूसरों से छिपा कर ही रखें। यही कारण रहता है कि वो क्या करती हैं, हमेशा शिक्षा देती रहती हैं कि आपको अपने सील को, आचरण को सुरक्षित रखना चाहिए। और हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि शादी के बाद भी हम स्वेदार व्रत का पालन करके हम अपने सील को सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब सिर्फ हमारा पति है जब तक है तब तक हम क्या है, अपने पति में ही संतुष्ट रहेंगी, दूसरे और पुरुषों पर बुरी निगाहें नहीं डालेंगी। और जब हम पढ़ते हैं तब भी हमें बताया जाता है कि समस्त भारत के भाई हमारे क्या हैं, भाई हैं, भाई बहनें हैं। मतलब लड़कों के लिए बहनें हैं और लड़कियों के लिए भाई हैं, ऐसी शिक्षा दी जाती है। अब हम चलेंगे प्रश्न अभ्यास पर। तो प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। तो मेरे विचार से तो माँ ने यह शिक्षा इसलिए दी होगी कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना, ताकि लड़की अपनी नारी सुलभ गुणों को, सरलता, निश्चलता,
विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे। मतलब नारी के ये कौन कौन से गुण हैं? तो नारी के गुण हैं सरल होना, निश्चल होना, विनम्र होना। तो इन गुणों को बनाकर रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी ना होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लगें। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला भी कर सके। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। का इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि ससुराल के लोग क्या करते हैं? उसका शोषण करते हैं। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर देती हैं। या तो ससुराल वाले ही उसको जला देते हैं, या वह स्वयं ही क्या है, अपने आप को जला लेती है। अगला है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और न समझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष में से अनभिज्ञ भी थी, मतलब वहाँ के लोगों को जानती नहीं थी कि वो लोग कैसे कैसे स्वभाव के हो सकते हैं, उसको क्या क्या पीड़ा दे सकते हैं। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वह कुछ इस प्रकार है। लड़की अभी सयानी नहीं है, मतलब उसमें बड़कपन नहीं है। लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। मतलब वो क्या है, दूसरे पक्ष को सुखमय ही मानती, जैसे माँ बाप के आंगन में खुश रहती है ऐसी समझती कि वहाँ के लोग भी क्या है उसको वैसे ही रखेंगे। तो उनके छल कपट को शोषण को वह नहीं समझती है। लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। मतलब वो सुख को तो यहाँ पर जानती है, दुख को नहीं जानती है। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ को अपनी बेटी का कन्यादान के बाद क्या होगी, माँ अकेली पड़ जाएगी। जैसे ही माँ क्या करेगी, अपनी बेटी का कन्यादान करेगी तो वह कैसी हो जाएगी, अकेली रह जाएगी, अकेली हो जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी। मतलब जब भी दुख आता था सुख आता था तो उसकी बेटी क्या करती थी, हमेशा माँ के आगे पीछे घूमती रहती थी, उसका ध्यान रखती थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु अर्थात पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। कौन? माँ। अगला प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी अर्थात शिक्षा दी। वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध ना हो जाए। दूसरा, आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। तीसरा, वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना। चौथा, नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमजोर मत पड़ना। मतलब नारी के जो गुण हैं, सरलता, विनम्रता, इनको तो बना के रखना, परंतु इतनी कमजोर मत पड़ जाना कि तुम्हारा शोषण होने लगे और तुम सहती रह जाओ। अगला है रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि हैं, जबकि वस्तु की कोई इच्छा अनिच्छा नहीं होती है, इंसान की होती हैं। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव भी नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता। मतलब यदि मान लो हमने किसी व्यक्ति को
100 रुपये दान में दिए, तो उन 100 रुपये से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। परंतु जो कन्या होती है, लड़की होती है, यदि हम उसका विवाह करते हैं तो उसका संबंध तो हमारे, जब तक आंखें खुली रहती तब तक हमारा क्या उससे संबंध बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतया अनुचित है। मतलब ये कन्या दान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कन्या को दान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको आपके घर भेज रहे हैं और वो भी हमारे घर आती जाती रहेगी। तो दान शब्द मेरी दृष्टि से तो नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने यदि दान शब्द जोड़ते हैं तो कोई वस्तु हम त्याग कर देते हैं तो उस वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। जैसे पहले राजा महाराजा ब्राह्मणों के लिए गाय देते थे, तो पर ये थोड़ी करते थे कि उस गाय को अपने पास वापस बुला लेते, तो वो तो ब्राह्मण की ही हो जाया करती थी। ऐसी लड़की है, लड़की की यदि हम शादी या विवाह करते हैं तो उससे हमारा संबंध टूटता थोड़ी है, बल्कि बना रहता है। तो इसलिए दान शब्द का प्रयोग मेरी दृष्टि से नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।